नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद। तो बच्चों एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग साझेदार अवकाश ग्रहण चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर बात की जाए तो हम लोगों ने इसके पहले साझेदार अवकाश ग्रहण चैप्टर के पहले हम लोगों ने ऋण पत्र संबंधी लेखे को खत्म किया। अंश पूंजी लेखे भी हमारा समाप्त हो चुका है। प्राप्ति भुगतान यानी अलाभकारी संगठन चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। साझेदारी के लेखे भी हम पढ़ चुके हैं, साझेदारी के पुनर्गठन भी हम पढ़ चुके हैं, और साझेदारी फर्म का समापन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे या जिस मुद्दे पे हम लोगों की बात होगी रही है वो है अवकाश ग्रहण की। बच्चों अवकाश ग्रहण का ये पार्ट नंबर 4 है। इसका मतलब यह है कि पार्ट 1 से लगा करके पार्ट 3 तक हम लोगों ने 3 वीडियो इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। इसके पहले ही वीडियो में मैंने आपको विस्तार पूर्वक से बताया था कि आखिरकार साझेदार का अवकाश ग्रहण होता क्या है। बच्चों इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि अवकाश ग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है। फिर मैंने आपको एक टर्म बताया था, ध्यान से आप समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्म में साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तो आखिरकार कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्म में नए साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है, साझेदार का अवकाश ग्रहण होते हैं तो कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो उनमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात की गणना। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों भूल भी गए हों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तो सबसे पहले तो नया अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। नया अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ख्याति के लेखे या ख्याति का समायोजन। दूसरा मैंने आपको बताया था ख्याति के लेखे या ख्याति का समायोजन। ख्याति के लेखे या ख्याति का समायोजन। अगर आगे बात की जाए बच्चों तो मैंने आपको बताया था कि इसी में बताया था संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। संचय व अवतरित लाभों का लेखे या समायोजन। अवतरित लाभ के लेखे। बच्चों इसी क्रम में मैंने आपको बताया था पुनर्मूल्यांकन लेखे। पुनर्मूल्यांकन लेखे। बच्चों इसी क्रम में मैंने आपको बताया था पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन और निवृत्त साझेदार या मृत साझेदार को देय राशि की गणना। निवृत्त साझेदार, निवृत्त का मतलब होता है अवकाश ग्रहण साझेदार या मृत साझेदार को देय राशि की गणना, या मृत साझेदार को देय राशि की गणना, को देय राशि की गणना। निवृत्त साझेदार या मृत साझेदार को देय राशि की गणना। बच्चों बहुत ही सिंपल सा था, चीजें समझने का प्रयास करना। हम लोगों ने नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालना सीख लिया है पिछले 2 लेक्चर में, यानी कि पिछले 2 लेक्चर में हम लोग प्राप्ति अनुपात और नए अनुपात के बारे में ही बात कर रहे हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नया अनुपात निकाला जाता है। आप सबको पता है कि जब भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो जो साझेदार, अब बिल्कुल कमेंट नहीं होंगे, देखो इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन ऑफ किया रहता हूं, क्योंकि सिंपल सी बात आप कमेंट में हाय हेलो के अलावा तो कुछ बोल पाओगे नहीं। तो लाइव में इसीलिए कमेंट सेक्शन ऑफ रहता है। हाय हेलो बाद में बोलते रहना। अभी ध्यान से समझो, क्योंकि अगर आपने छोटे से भी टॉपिक को आपने छोड़ दिया और मैं बोल गया और आप ध्यान नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से आगे चल के वो आपको प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि आपने इतना तो जान गए होंगे कि जब अमित सर अकाउंट पढ़ाते हैं तो आपको बहुत बारीकी से अमित सर को सुनना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और निश्चित रूप से अगर एक बार आपने, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने आज ये 15 से 20 मिनट का जो आज मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अगर आपने सीख लिया तो ख्याति के लेखे जितने भी होंगे वो सारे आपसे बन जाएंगे। फिर मैं फॉर्मेलिटी के लिए भले सवाल लगाऊं, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुना करो। हम लोगों ने नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा कर ली थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों को देके जाएगा। तो निश्चित रूप से वो अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों को देकर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको बताया था कि प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। और जितना हिस्सा वो अपने लाभ का पुराने साझेदारों को देगा और उनमें पुराने साझेदारों में जो ऐड होगा
वो उन्हीं का क्या कहलाएगा, नया अनुपात ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नया अनुपात ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नया अनुपात ही कहलाएगा। बच्चे यहाँ पे पुराने साझेदार का मतलब है कि जो साझेदार रह गए हैं। हालांकि यहाँ पे जो चला गया है वो कोई नया नहीं था, वो भी पुराना ही था, लेकिन यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए कि पुराने का मतलब जो रह गए हैं। सिंपल सी बात है। मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे कि प्राप्ति अनुपात का सूत्र हुआ करता था नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राप्ति अनुपात केवल और केवल साझेदारों के अवकाश ग्रहण के समय ही बनाया जाता है, उसकी गणना की जाती है। इन सारी चीजों के बारे में बच्चा हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और पिछले 2 वीडियो में हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते के सवालों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। बच्चा आज हम लोग बात करेंगे ख्याति के लेखे संबंधी में। ख्याति के लेखे संबंधी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ख्याति के लेखे, ठीक है। आपको ये लिखने का केवल मकसद ये था कि आप समझ सको कि हमको करना क्या, हमें ख्याति के लेखे संबंधी कॉन्सेप्टों को पकड़ना है। आपको मैं केवल बताना ये चाहता हूं कि हमें पढ़ना क्या है, ये अभी नहीं पढ़ना। संचय व अवतरित लाभों के लेखों के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चा आज की जो अपनी मेन हेडिंग है वो है ख्याति के लेखे। आज की जो अपनी मेन हेडिंग है वो है ख्याति के लेखे। तो आइए समझते हैं ख्याति के लेखे के बारे में। बहुत आराम से, बहुत बारीकी से इनको समझेंगे। निश्चित रूप से ये चैप्टर आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन कब, जब आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो ख्याति के लेखे, और एक बात मैं आपको पहले भी बताया था और इस बार फिर से बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा चैप्टर आपसे नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, बस बशर्ते कि आप पूरे वीडियो जरूर देखिए। क्योंकि आपने यदि कोई भी एक वीडियो स्किप किया या नहीं देखा तो फिर आपको निश्चित रूप से वो कड़ी टूट जाएगी और फलस्वरूप आपको वीडियो समझ में नहीं आने वाला। और यदि बच्चा आप लोगों ने वीडियो पूरे ईमानदारी से देख डाले हैं तो चैप्टर की मजाल है कि उसका क्वेश्चन का आंसर आपसे ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ऑब्जेक्टिव लगा डालिए उन क्वेश्चनों के, बेटा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। इस बात की मैं पहले से आपको आश्वस्त करता हूँ। चलो, तो बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं ख्याति के लेखे के बारे में। इतना तो हम सबको पता है कि जब भी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तो ख्याति का लेखा किया जाता है। बच्चा ना सिर्फ साझेदार के अवकाश ग्रहण पर वरन मृत्यु पर भी और प्रवेश पर भी किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अपन प्रवेश की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चर्चा अपन अवकाश ग्रहण की कर रहे हैं। तो लाजिमी बात है कि अवकाश ग्रहण को ही हम अपन प्रेफर करेंगे। तो जब भी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो ख्याति का लेखा अवश्य किया जाता है। अब ख्याति का लेखा क्यों किया जाता है, ये बात भी ध्यान से समझिए। क्योंकि ख्याति जो पुस्तकों में अभी है और जो फर्म में बनी हुई है, उसके मरते समय भी या उसके अवकाश ग्रहण करते समय भी, उसमें जो अवकाश ग्रहण करता है उसका भी हिस्सा होता है। अब आप कहोगे उसका हिस्सा क्यों होता है? भाई सिंपल सी बात है, जो भी ख्याति फर्म ने कमाई है उसमें कहीं ना कहीं अब तक तो उसका भी हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बोले जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। सपोज दैट कि ABC एक साझेदार है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सपोज दैट कि ABC एक साझेदार है। B अगर किसी कारणवश से फर्म से अलग हो जाता है और इसके पहले अगर 10,000 रुपए की ख्याति थी तो निश्चित रूप से उसमें हिस्सा तो B का भी रहा होगा, क्योंकि पहले जो भी ख्याति कमाई गई थी उसमें तो B ने भी मेहनत की थी। आगे ये भी हो सकता है कि B जब फर्म से अवकाश ग्रहण कर ले तब भी उसकी ख्याति का फायदा A और C को मिले, ये भी हो सकता है, निश्चित रूप से मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि B का भी हिस्सा उस ख्याति में जरूर होने वाला है। B का भी हिस्सा उस ख्याति में जरूर होने वाला है। और इसकी गणना करने के लिए हम लोग लेखांकन प्रमाण 26 का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड मानक 26 का इस्तेमाल करते हैं। बच्चा ये चीजें डायरेक्ट आप में पूछी जाएंगी कि साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण या मृत्यु करते समय किस लेखांकन प्रमाण के द्वारा ख्याति का लेखा किया जाता है। तो बच्चा याद रखना, लेखांकन प्रमाण 26 किसके अंतर्गत? लेखांकन प्रमाण 26। ये बिल्कुल मत भूलना, और हालांकि बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट आएगा। अब इसके अंतर्गत कैसे लेखा करेंगे? प्रवेश के समय तो अपन ने चर्चा कर ली थी, क्योंकि टॉपिक आज अवकाश ग्रहण का है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, ध्यान से समझो। लेखांकन प्रमाण 26 ये कहता है कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो क्योंकि उसके द्वारा कमाई गई ख्याति में उसका भी हिस्सा होता है, और जब वह फर्म से अलग हो जाता है तो हो सकता है या होगा ही जो उसके द्वारा ख्याति कमाई गई है उसका हिस्सा या उसका लाभ भविष्य में बचे हुए साझेदारों को भी मिले। अतः यह बचे हुए साझेदारों का दायित्व होता है कि वह अपने ख्याति का हिस्सा किसको देंगे? बोले सर जो फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा। और किस अनुपात में देंगे? तो बोले प्राप्ति अनुपात में देंगे। प्राप्ति अनुपात में देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राप्ति अनुपात की गणना ही ख्याति के लेखे के लिए की जाती है, और प्राप्ति अनुपात की गणना ही साझेदार के अवकाश ग्रहण पर की जाती है। तो बिल्कुल बच्चे यहां पर भी ख्याति की गणना होगी। अब आपको पॉइंट नोट ये याद रखना है कि यहां पर जो ख्याति की गणना होगी उसकी 2 कंडीशन होगी। पहली, या तो ख्याति पहले से विद्यमान न हो। पहली कंडीशन क्या है? ख्याति पहले से विद्यमान न हो, पहले से विद्यमान न हो।
यानी कि पहले से पुस्तकों में ख्याति विद्यमान ना हो, जब साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उस समय अगर ख्याति होगी तो उसके संबंध में क्या प्रविष्ट की जाएगी? ख्याति पहले से विद्यमान ना हो, ये भी लिख देता हूं, ना हो। ठीक है, पहले से विद्यमान ना हो का मतलब क्या होता है कि फर्म में पहले से ख्याति नहीं है पुस्तकों में, जिस दिन वो अवकाश ग्रहण करता है उस समय उसकी ख्याति है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी दशा में क्या करेंगे, ऐसी दशा में जो एंट्री करेंगे वो बेटा इस तरीके से करेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा 20 से 25 मिनट मेरे वीडियो को देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमित सर ने ये क्या बताया। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल मत किया करो कि शुरुआत में देख ले सर अभी हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है, ख्याति पहले से विद्यमान ना हो का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया ना कि मेरा सेशन कंप्लीट हो जाने दिया करो। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगा जब हमारा सेशन कंप्लीट हो और आपको समझ में ना आए, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसा टीचर कतई नहीं हूं कि मैं पढ़ाऊं और बच्चों का रिजल्ट ना आए, मैं पढ़ाऊं और मैं बोलूं कि एग्जामिनर ने इस बार पेपर कठिन बनाते इसलिए मेरा पढ़ाया आपको नहीं फंसा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि मेरा पढ़ाया पूरा आएगा। एग्जामिनर दुनिया की कहीं सी बुक या कहीं से भी बनाए, आपसे बनेगा सवाल, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, और यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद तिमाही छमाही या जो भी पेपर आपके स्कूलों में हो रहे हैं या नेट से आप निकाल लीजिए, मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, नेट से निकाल लो, सब लगा डालो, पुराने पेपर लगा डालो, सब बन जाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक ना, जो बच्चे बोलते हैं ना, काफी जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे हम मित्र भी हैं जो वीडियो देखा करते हैं, कभी कभार जब पब्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा उपहास भी बनाते हैं कि बार बार जैसे मैं लिख देता हूं कि मेरा पढ़ाया अगर एक सिंगल क्वेश्चन न बने तो मुझे बता देना, तो कहते हैं ऐसे पढ़ा रहे हैं कि एक सिंगल भी ना बनेगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल है, हो सकता है नहीं है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं बोल रहा हूं, पहली बात तो यहां पे खड़े होकर के पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो ऐसा बोल रहे हैं ना, जो ऐसा बोल रहे हैं ना, उनको यहां पे खड़ा कर दी जाए ना, तो खड़ा करके नाम अपना नहीं बोल सकते बेटा, समझ जाओ, क्योंकि बच्चों के सामने तो बोल नहीं पाते हैं, मजाक के अलावा, फालतू का टाइम बर्बाद करने के अलावा, इसकी उसकी बताने के अलावा। तो इस यहां पे खड़े होकर कैमरे के सामने बोलना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और ये मानकर कि मेरे सामने बच्चे बैठे, जबकि मेरे सामने कुछ नहीं है, एक खाली कमरा है, सामने कैमरा लगा हुआ है, कुछ नहीं है, खाली कैमरा है, एक पूरा कमरा है, एक भैया बैठा हुआ है जो थोड़ा सा होल्ड कर रहा होता, पूरा सेटिंग कर रहा होता, बस। बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, वो भी चला जाया करता बीच बीच में, सेटिंग बस बना देता है शुरुआत में, बस। ठीक है, तो उसको इमेजिन करके आप लोगों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बावजूद भी इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, और एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छूट के जाने वाला, ये भी कह रहा हूं। आपके जो कह रहे हैं ना वो खुद पेपर बना के देख लें, उनके पेपर बनाए हुए भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा होगा अमित सर ने जो पढ़ाया होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं। पुराने पेपर उठा के देख डालो, कहीं से भी पढ़ लो, कोई कुछ भी बना के दे दे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि वो बनेगा। और किसी ने कितना भी पढ़ाया होगा, अगर इससे ज्यादा कहीं भी पढ़ाओगे तो मुझे मैसेज कर देना, प्लीज, हम्बली रिक्वेस्ट। ठीक है, पक्का। चलो, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर2, रिटायरिंग, जो रिटायर हो रहा है उसकी बात कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हमें यह करना है कि जो बचे हुए साझेदार हैं उनको डेबिट करना है, जो बचे साझेदार हैं उनको क्या करना है, अपन को डेबिट करना है, सिंपल सी बात है। और जो अवकाश ग्रहण करता है उसको क्रेडिट करना है, जो अवकाश ग्रहण करता है उसको क्या करना है, क्रेडिट करता है। शुद्ध बात यह है, बस। आपको ना तो कंटेनिंग लिखना पड़ेगा, ना ही रिटायरिंग लिखना पड़ेगा, आपको केवल और केवल, अगर मान लीजिए 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, अगर बी अवकाश ग्रहण करता है, ए और सी बचे हुए, तो आपको सीधे यहां लिखना था एएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीएस एएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ऐसा अपन तब करेंगे जब ख्याति पहले से विद्यमान ना हो, ऐसा अपन तब करेंगे जब ख्याति पहले से विद्यमान ना हो। बेटा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कंडीशन लग रही है। और ऐसी दशा में, ध्यान से समझना, और ऐसी दशा में बच्चा आपका जो नरेशन होगा वो ये होगा, बीइंग रिटर्निंग पार्टनर्स गुडविल एडजस्टमेंट in gaining ratio, in
गेनिंग रेशियो, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना पड़ेगा, परेशान मत होना। गेनिंग रेशियो, इन गेनिंग रेशियो, इन गेनिंग रेशियो, स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो देख लेना, इतना खुद भी समझ सकते हो। बीइंग रिटर्निंग पार्टनर्स गुडविल एडजस्टमेंट इन गेनिंग रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बचे साझेदार और अवकाश ग्रहण को अपन ऐसा लिखेंगे। कब होगा बोले, जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं होगी, ठीक है। कैसे पता चलेगा, अभी आपको पता चलेगा, क्वेश्चन देख के पहले भी ध्यान से समझो। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जब ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जब ख्याति पुस्तकों में पहले से विद्यमान हो। जब ख्याति पुस्तकों में पहले से विद्यमान हो, पहले से विद्यमान हो, पहले से विद्यमान हो, विद्यमान। ऐसी दशा में क्या करेंगे अपन, बात को ध्यान से समझना। ऐसी दशा में अपन क्या करेंगे, तो ऐसी दशा में अपन करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल, being goodwill, being goodwill distributed old ratio। पुरानी ख्याति को या पुस्तकों में दर्शाई गई ख्याति को अपन पुराने अनुपात में बांट देते हैं। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हम लोग प्रवेश चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, और आज एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जो पुस्तकों में दर्शाई गई ख्याति होगी उसे सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा। और किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन जो अवकाश ग्रहण कर रहा होता है उस समय जो उसकी ख्याति होती है वो पुराने साझेदारों में प्राप्ति भुगतान खाते में बांटी जाती है। यह बात क्वेश्चन में 1000 मर्तबा पूछा जा चुका है, इसको विशेष ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, इन दोनों में अंतर क्या है, हालांकि अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों का अंतर आपको वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि यहां पे पकड़ने की कोशिश करो। देखो होगा क्या, बात को समझो, होगा क्या, बात को समझो। मैं यहां पे थोड़ा सा समझा रहा हूं, इस बात को यहां पे समझना। ए बी सी फर्म में साझेदार है, सपोज दैट, ठीक है, ए बी सी फर्म में साझेदार है, ठीक है। मान लो इसका अनुपात 1:3:2 है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यानी 1/6, 3/6 और 2/6 है। सपोज दैट बी अवकाश ग्रहण करता है। बी जब अवकाश ग्रहण करता है उस समय फर्म में दो ख्याति हैं, एक तो 60,000 है और एक 50,000 है। प्लीज इस लाइन को समझ जाना बच्चा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लीज। एक तो 60,000 है, एक 50,000 है। ये 60,000 तब है जब पुस्तकों में लिखी हुई है, क्या लिखी है, पुस्तकों में लिखी हुई है। और ये 50,000 तब है जब उसकी मृत्यु हुई है या जब वो अवकाश ग्रहण किया, जब उसकी मृत्यु हुई है यानी जब वो अवकाश ग्रहण किया। प्लीज बेटा इसको समझ जाना तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये 50,000 ख्याति तब है जब वो अवकाश ग्रहण किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इस पुस्तक की ख्याति को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। कौन सी गुडविल को, बेटा रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उसको बंद करना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, यानी बांटना पड़ेगा उसको। तो सर्वप्रथम पुस्तकों में दर्शाई गई ख्याति को बंद करेंगे और उसके लिए ये एंट्री करेंगे, एएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, बीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, और रकम लिख देंगे 1/6, 3/6, 2/6 में 60,000 को बांटेंगे। यानी एएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर में 10,000 लिखेंगे, बीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर पे 30,000 लिखेंगे, सीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर में 20,000 लिखेंगे और टू गुडविल अकाउंट में 60,000 लिखेंगे। ये कहानी हो जाएगी इसकी, यानी कि जब पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान है। और दूसरा टॉपिक अवकाश या मृत्यु का होगा, उस समय ख्याति होगी 50,000। लेकिन सबसे पहले बच्चा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि जो अवकाश ग्रहण साझेदार है, जो अवकाश ग्रहण साझेदार है उसकी ख्याति इस 50,000 में निकालना पड़ेगा, उसकी ख्याति इस 50,000 में निकालना पड़ेगा। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो इस 50,000 में जो अवकाश ग्रहण करता है उसकी ख्याति होगी 25,000। उसकी ख्याति कितनी होगी, 25,000। भाई 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 2 का डिवाइड करोगे तो 25,000 निकलेगी। कितनी निकलेगी, 25,000। फिर बेटा इस 25,000 की ख्याति को प्राप्ति भुगतान खाते में, प्राप्ति अनुपात में बांटना पड़ेगा। किस अनुपात में बांटना पड़ेगा, प्राप्ति अनुपात में बांटना पड़ेगा। किन्हें किन्हें बांटना पड़ेगा, बोले कंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को। कहने का मतलब है कि यहां पे एंट्री अपन करेंगे, जब इसकी करेंगे विद्यमान ना हो की वाले की, एएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 25,000 लिखेंगे और इन दोनों में जो डेबिट हुई रही होगी वहां पे इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस अनुपात में, प्राप्ति भुगतान खाते में।
किस अनुपात में प्राप्ति भुगतान खाते में। अब जिसको समझना था ना वो एक बार में समझ गया, जिसको समझना था ना वो एक बार में समझ गया। अब अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ख्याति का सवाल अपने आप लगा डालोगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अभी समझ में आ रहा पैसे क्यों लेता हूं, इसीलिए लेता हूं, ठीक है, ध्यान से समझो क्या बोला, फिर से समझ। इस चैप्टर को नहीं, जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए ना बेटा, ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, कभी भी इस तरीके का पढ़ा ही नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। मैंने क्या बोला फिर से समझो। मैंने आपको यह बोला कि जब भी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है, ध्यान से समझना भी, ठीक है, मैंने बोला जब भी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है उस समय ख्याति का लेखा किया जाता है। अच्छा, ख्याति का लेखा क्यों किया जाता है? बोले ख्याति का लेखा करना इसलिए आवश्यक होता है, बोले ख्याति का लेखा करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि, इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो ख्याति में है ना उसका भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आज जब वो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो पुराने कमाई गई ख्याति में उसका भी हिस्सा होना चाहिए, और भविष्य में हो सकता है उसकी ख्याति की वजह से जो बचे हुए साझेदार है वो लाभ कमाएं, अब उसको तो मिलेगा नहीं, इसलिए क्षतिपूर्ति उसको देनी पड़ेगी। और क्षतिपूर्ति देने के कॉन्सेप्ट में ख्याति के दो लेखे हुआ करते थे। ख्याति पहले से विद्यमान ना हो, पहले से विद्यमान ना हो यानी जब वो मर रहा है या अवकाश ग्रहण कर रहा है उस समय अगर ख्याति दी हुई है तो सबसे पहले उसकी ख्याति में से जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे। कब की बात है? जब ख्याति पहले से विद्यमान ना हो। पता कैसे चलेगा बेटा? क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा क्यों परेशान हो रहा है, ठीक है। तो ख्याति पहले से जब विद्यमान ना होगी तो जो अवकाश ग्रहण करेगा उसका हिस्सा निकालेंगे, उसके हिस्से को क्रेडिट करेंगे, और जो पुराने या बचे हुए, यहां पर पुराने का मतलब बचे हुए से, जो बचे हुए साझेदार हैं उनके डेबिट कर देंगे। किस अनुपात में? बोले प्राप्ति अनुपात में। आपको एंट्री मैंने लिखा हुआ है, कंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल का मतलब बचे हुए पार्टनर जितने होंगे डेबिट होंगे, और जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और दूसरा होता है ख्याति पुस्तकों में पहले से विद्यमान हो, और यदि ख्याति पहले से भी विद्यमान है पुस्तकों में तो आर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल होगा, और ये किस अनुपात में बांटा जाएगा? पुराने अनुपात में बांटा जाएगा, क्योंकि उस टाइम की ख्याति है जब वो अवकाश ग्रहण नहीं किया था, दैट्स व्हाई ये पुराने अनुपात में ही बटेगा। और यदि मान लो ये दोनों दिया हुआ तो दोनों की एंट्री होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। वो तो सवाल तय करेगा ना बेटा किसकी होगी किसकी नहीं होगी, या दोनों में से किसी एक की किसकी होगी। अब एक सवाल उठाता हूं और इसका पोस्टमार्टम करता हूं, बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, इसका स्क्रीन शॉट खींच सकते हो, ठीक है। अच्छा RING है, सॉरी RING, 2 N नहीं होंगे भाई, RING, ठीक, ये गड़बड़ कर दिया, सॉरी, RING, ठीक, ओके, RING है ना, ठीक। मैंने बताया थोड़ा सा स्पेलिंग में इशू हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस वही पेज हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, हाँ दो बार मैंने लिख दिया था, RING है। चलो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया? मजा आ रहा पढ़ने में? बिल्कुल आएगा, बहुत आएगा यार, टेंशन क्या ले रहा है ना। अमित सर पढ़ाए और मजा ना आए पढ़ने में, ये तो फिर नाइंसाफी होगी ना यार, है ना। ईमानदारी से पढ़ते बस जाओ, बिल्कुल बेईमानी से नहीं पढ़ना, ठीक है। कि अपने फ्रेंडों को जब वीडियो चलाया करो तो बैठा लिया करो। देखो मेरा उद्देश्य कदापि नहीं है कि मैं किसी का अहित चाहता हूं कि जो पैसे नहीं दे पा रहा वो वीडियो ना देखे, लेकिन आप बताओ इतनी मेहनत से अगर हम पढ़ा रहे हैं और मात्र 300 ले रहे हैं तो क्या कोई आज की डेट में इतना भी गरीब होगा जो 300 रुपया पेड नहीं कर पाएगा 2-2 क्लास के लिए? अगर नहीं पेड कर पा रहा तो पेपर बेच करके पैसे पेड करे और पढ़े, फिर मजा आएगा। बेईमानी से पढ़ लेगा ना तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लिख के ले लो मेरे से, ठीक है, लिख के ले लो मेरे से। ईमानदारी के पढ़े हुए और ईमानदारी की कमाई हुई पैसे से ही सुख मिलता है। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा और बेईमानी से की हुई पढ़ाई जीवन में कभी सफल नहीं करती है। ये लिख के दे रहा हूं, चेक कर लो। आपके घरों में यदि बेईमानी का पैसा आ रहा होगा, हालांकि ईश्वर करे कभी ना आए, लेकिन यदि आ रहा होगा तो घर में सुकून नहीं मिल सकता है बेटा, हमेशा कलह बनी रहेगी। और यदि बेईमानी से पढ़ाई कर रहा जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं बेटा जीवन में सफल, मेरी तो तहे दिल से इच्छा है यहां से फिर भी सफल हो, लेकिन आपको पता है फिर क्या होगा। इसलिए इतनी बड़ी फीस मैंने नहीं रखी हुई है। तो अगर आपको अपने दोस्तों से इतनी मित्रता ही है तो उनको बोल करके बैच परचेस करवाइए, और यदि उनके पास पैसे नहीं तो आप पेड कर दीजिए, दिक्कत क्या है। मित्र के लिए तो आदमी बहुत कुछ कर लेता है ना, लेकिन बेईमानी से मत करना कि उसका तो चौपट हो तुम्हारा चौपट हो। खैर अभी तो कलयुग है ना, यहाँ लोग जब तक बीतती नहीं है ना तब तक भरोसा नहीं करते हैं, ये मेरे को भी पता है। ये कलयुग है, यहाँ जब तक खुद पर नहीं बीतेगी ना तब तक पता नहीं चलेगा, और जब खुद पर बीतेगी ना तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, फिर याद आएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं,
क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ने के पहले 11वां पढ़ते हैं, फिर 10वें का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले 11वां पढ़ते हैं। बिल्कुल जो मैंने छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 8वां वो भी बता दूंगा, 9वां तो आपने लगा ही दिया। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, मैंने जो छोड़ा है मुझे याद है, परेशान मत हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, फिर 10वां करेंगे, 9वां भी कर लेंगे, ठीक है। अशोक, विमल व चंद्रा 4:3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। बहुत आराम से समझना है, ठीक है। मतलब हमारा सबसे पहला काम तो ये कि प्राप्ति अनुपात निकाल लो, क्योंकि जो ख्याति है ना वो प्राप्ति अनुपात में ही बटेगी। कौन सी ख्याति? अरे यार, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार के हिस्से की जो ख्याति होगी वो प्राप्ति अनुपात में ही बांटी जाएगी। किसे? अरे बांटी तो जाएगी उसे ही, लेकिन वो प्राप्ति अनुपात में देगा कौन? बोले देंगे जो बचे हुए साझेदार हैं। किसको? बोले अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को। तो प्राप्ति भुगतान बार बार बोल जाता है, प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। समझ में आ गई? समझ में नहीं है? फिर समझ। मैंने बोला ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है जब फर्म से कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है। जब फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसे बचे हुए साझेदार प्राप्ति अनुपात में ही ख्याति देते हैं। किसे? अवकाश ग्रहण साझेदार को। तो प्राप्ति अनुपात की गणना पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ध्यान से देखो, पहले पुराना अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया हुआ है? बोले पुराना अनुपात दिया हुआ है। कितना पुराना अनुपात दिया हुआ? बोले पुराना अनुपात दिया हुआ 4:3:2। 4:3:2 यानी 4/9, 3/9 और 2/9। इसका नाम है अशोक, इसका नाम है विमल। अच्छा, ज्यादा छोटे तो नहीं लिखता, अगर ज्यादा छोटे होता हो तो बता दिया करना, ठीक है। तो कल से बड़ा बड़ा लिख दिया करूंगा, हालांकि दिखाई देता होगा, इसीलिए क्वालिटी बढ़ा लिया करो, 360 में चला लिया करो। ऑप्शन आपको दिया जाता है 480 तक का दिया जाता है, ताकि अच्छे से आपका वीडियो चल सके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 4:3:2 आगे क्या बोला हुआ है? बोले विमल अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण विमल भाई कर लेते हैं, ठीक है। कौन कर लेते हैं? विमल अवकाश ग्रहण करता है। तो सिंपल सी बात है, अपने लाभ का हिस्सा वो अशोक और चंद्रा को देकर जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो बराबर देके जाएगा, और अगर दिया होगा तो जिस अनुपात में दिया होगा उसी अनुपात में। अब देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे नया अनुपात भी दे दिए। सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अपन को नया अनुपात निकालना नहीं पड़ा, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो नया अनुपात दिया हुआ है अशोक और चंद्रा का 3:2। लास्ट की लाइन पढ़ बेटा, नया अनुपात दिया हुआ अशोक और चंद्रा का। बेटा विमल का कैसे दे देगा नया अनुपात? विमल तो अवकाश ग्रहण कर चुका है ना। अब देखो यार, कॉमन सेंस वाले स्टूपिड वाले क्वेश्चन पूछोगे ना तो उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। ध्यान से समझो, मैं पहले ही बताता हूं कि मेरे वीडियो जब देखा करो ना तो मन एकाग्र करके देखा करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो 3/5 और 2/5 कितना हो गया? बोले 3/5 और 2/5, ठीक। ये क्या हो गया? बोले नया अनुपात हो गया। क्या हो गया? बोले नया अनुपात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अभी ध्यान से समझो, 3/5 और 2/5, ठीक है। आगे देखो, अब यहां से हमको प्राप्ति निकाल लेना है, तो पहले यहां पे लिख लो अशोक की प्राप्ति। अशोक की प्राप्ति, अशोक की प्राप्ति। अशोक की प्राप्ति कितनी है? बोले अशोक की प्राप्ति, अशोक का नया अनुपात है 3/5 और पुराना अनुपात है 4/9। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3/5 माइनस 4/9 कहां से आ गया? बेटा प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है नया माइनस पुराना। नया है 3/5, पुराना है 4/9। अब यार अगर से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे हैं ना तो फिर इन चैप्टरों को पढ़ना बंद कर दो प्लीज, ठीक है। फिर थ्योरी बस पढ़ा करो जो पढ़ाया करो। 9 और 5 के एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 5 9 45, 5 9 45, 9 3 27, 9 5 45, 5 4 20, यानी कि 7 बटा कितना आ गया? 45 आ गया। 7 बटा कितना आ गया? 45 आ गया, ठीक है। अशोक के बाद कौन है? बोले अशोक के बाद है चंद्रा। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अशोक के बाद कौन है? चंद्रा। तो चंद्रा की प्राप्ति कितनी हो जाएगी, इस बात को समझना। चंद्रा की प्राप्ति कितनी हो जाएगी? बोले चंद्रा की प्राप्ति हो जाएगी 2/5, 2/5 माइनस 2/5 माइनस 2/9। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, दोनों का बच्चा एलसीएम लोगे तो 45 आएगा। 5 में 45 का भाग दोगे 9, 9 दूनी कितना आ जाएगा? 18, 9 5 45, 5 दूनी 10, यानी कि बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 8/45। और बेटा इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमित सर पढ़ा रहे हैं तो सर ये तो कठिन लग रहा, तो बेटा फिर आपने या तो पढ़ा ही नहीं होगा या तो पढ़ाया ही नहीं गया होगा, ठीक है। ध्यान से समझो। तो 8:7, तो यहां से प्राप्ति अनुपात जो है तो निकल आता है। प्राप्ति अनुपात निकल आया। कितना प्राप्ति अनुपात आ गया? 7:8।
7:8। सर आपने प्राप्ति अनुपात क्यों निकाला हुआ है? क्वेश्चन ने तो केवल ये बोला हुआ है कि उस दिन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 था, जिस समय वो विमल फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो ख्याति के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। बेटा हमें पता है कि उस समय ख्याति का मूल्य 18,000 था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो विमल की ख्याति है उसके हिस्से की ख्याति को प्राप्ति अनुपात में ही देंगे। कौन? बोले अशोक और चंद्रा। इसलिए हमको प्राप्ति अनुपात पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, ख्याति दी हुई है और ख्याति दी हुई है फर्म की पुस्तकों में। फर्म की ख्याति दी हुई है 18,000 रुपये। कितनी है? 18,000। क्या क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि पहले से पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है? नहीं, साफ साफ क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा हुआ है उस दिन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 किया गया। इसका मतलब यह है कि जब विमल फर्म से अवकाश ग्रहण किया है उस समय ख्याति 18,000 है। बेटा ये फर्म की ख्याति है, इस ख्याति में विमल का हिस्सा दिया होगा। विमल का हिस्सा कितना हो जाएगा? बोले हो जाएगा 6,000 रुपया। इस 18,000 की ख्याति में फर्म का हिस्सा, इस 18,000 की ख्याति में विमल का हिस्सा हो जाएगा 6,000 रुपये। बोलो इस बात में किसी को दिक्कत है? 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6,000। 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6,000। फिर से समझो, मैंने बोला ख्याति दो तरह की हो सकती है। एक तो पुस्तकों में ख्याति होगी, दूसरा वह ख्याति होगी जब वह अवकाश ग्रहण किया होगा। बच्चे यहाँ पे जो ख्याति दी हुई है ना, वो ख्याति पहले से विद्यमान नहीं थी, वो जब अवकाश ग्रहण किया तब की ख्याति है। साफ साफ देखो तो सर कहां पता चलेगा पहले से ख्याति विद्यमान है? यार सारा क्वेश्चन तेरे को आज ही समझ लेना है, अभी ध्यान से समझो तो, पढ़ाने तो दो। अगर मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 3 से 4 दिन का समय मांगा है तो पढ़ाने तो दो, टॉपिक क्लियर तो होने दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? हैं मैं तेरे को आकर के रट्टा मार के 2-3 क्वेश्चन बता के चला जाऊं तब मैं सही हूं? है अगर मैं समझा के करवा रहा हूं तो थोड़ा सा वेट करो, मजा आएगा पढ़ने में, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। कहीं से आ जाए मजाल है कोई क्वेश्चन, कितना भी चेंज करके आ जाए, नहीं बने बताना मेरे को, ध्यान से समझो। तो ये ख्याति पहले की नहीं है, ख्याति उस समय के जब वो अवकाश ग्रहण हुआ। और ये जो 18,000 है वो फर्म की ख्याति है। मैंने क्या बोला? जो अवकाश ग्रहण होगा उसकी ख्याति निकालेंगे। उसकी ख्याति कितनी आ गई? बोले 6,000। उसकी ख्याति कितनी आ गई? 6,000। अब इस 6,000 की ख्याति को अशोक और चंद्रा में प्राप्ति अनुपात में बांट देंगे। इतना समझ में आया? ठीक, ध्यान से देखो, यहां पे ये 6,000 की ख्याति में अशोक को बांटेंगे और चंद्रा को। तो अशोक की पूंजी कितनी हो जाएगी? अशोक की पूंजी का मतलब यहां पे ख्याति से है, तो अशोक की हो जाएगी 6,000 गुणे 8/15। 6,000 गुणे 8/15। ये 8/15 तक दिख रहा है? एक बार चेक कर लो, 8/15 ठीक है। 6,000 गुणे 8/15, वहां पे बोर्ड चमक रहा होगा तो मैं बोल भी तो रहा हूं यार। 6,000 गुणे 8/15 बराबर कितना आ जाएगा? बोले 15 चौको 60, 4 अठे 32, यानी कि ये हो जाएगा 3200। अशोक के बाद अगर बात की जाए चंद्रा की पूंजी कितनी हो जाएगी, तो बोले सर चंद्रा की पूंजी हो जाएगी 6,000 गुणे 7/15। 7/15 7/15 चौको 60, 4 7 28, 7/15। तो इसकी हो जाएगी 8/15, 15 चौको 60, 4 7 28, 15 चौको 60, 4 अठे 32, कितनी हो जाएगी इसकी? 3200 रुपया। अब ध्यान से समझना, यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? 2800 और 3200 समझ में आ गया है? समझ में आ गया? 2800 3200 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्ति अनुपात में 2800 3200 निकाला है, अब कर देना है एंट्री। अब क्या करना है? बोले अब करना है एंट्री। और एंट्री कैसे करना है? ध्यान से देखो, एंट्री कैसे करना है ध्यान से देखो। तो बच्चा एंट्री में यहां पे बता रहा हूं, एंट्री में यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखो एंट्री कैसे करना है। एंट्री कैसे करना है बच्चा, यहां पे ध्यान से देखो एंट्री कैसे करना है। ठीक है, एंट्री कैसे करना है, ठीक है, एंट्री कैसे करना है, ध्यान से देखना एंट्री कैसे करना है। ठीक है, चलो ऊपर मैं नहीं लिख रहा हूं, ऊपर आपको पता है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डीआरएफ। अगर मैं मिटा के करूंगा तो फिर आप समझ ना पाओगे, दैट्स वाइज मैं यहां पे किए दे रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां पे डेट, ये मैं नहीं लिख लूंगा तब भी चल जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है यहां पे क्या लिखोगे। आप यहां पे डेट लिखोगे, पार्टिकुलर लिखोगे, एलएफ लिखोगे, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर कर लोगे कि मुझे लिखना पड़ेगा? चलो लिख देता हूं, पहला सवाल ही लिखोगे, सर ने लिखा नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है? डेट, यहां पे क्या लिखना है? पार्टिकुलर। एंट्री कर रहा हूं बेटा मैं, ऊपर जर्नल एंट्री लिख दो यार, जर्नल एंट्री। इतना पढ़ने के बाद भी होगी ये छोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। पार्टिकुलर, यहां पे एलएफ, यहां पे अमाउंट डीआर और यहां पे अमाउंट सीआर करोगे। ठीक है, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। हमें एंट्री याद है कि जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं होती थी तो अमित सर ने एंट्री अभी बताया है कि कंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रिटेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? बोले अशोक और चंद्रा। तो यहां पे लिख अशोक एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR।
चंद्रा एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू विमल एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग विमल गुडविल एडजस्टमेंट गेनिंग रेशियो। रकम क्या लिखोगे? 2800, 3200, 6000। 2800, 3200 और 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 6000। अब कुछ नहीं करो, ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से समझो। ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से समझो। क्या समझना है अपन को? ध्यान से समझो। सबसे पहले ख्याति के लेखे के बारे में, अवकाश ग्रहण के करते समय ख्याति का लेखा किया जाएगा, ख्याति का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ख्याति का एडजस्टमेंट दो तरीके से किया जाएगा। कितने तरीके से? दो तरीके से। लिख भी सकते हो, इसको लिख भी सकते हो। चलो इसको लिख लोगे तो और भी बेटर हो जाएगा। लिख भी सकते हो, मैं जो बोल रहा हूं या फिर स्लो करके उसको लिख लेना, ठीक ना। आपके यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप जो मैं बोल रहा हूं उसको स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके से किया जाता है। पहला जब ख्याति पहले से विद्यमान होगी, और दूसरा जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं होगी। यहां पर ख्याति पहले से विद्यमान नहीं थी, सर पता कैसे चलेगा कहां पर ख्याति पहले से विद्यमान है कहां पर नहीं है? बेटा क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कहां पर ख्याति पहले से विद्यमान है कहां पर नहीं है। जैसे कि यहां ख्याति पहले से विद्यमान नहीं थी, मैंने आपको बताया कि जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं है तो एंट्री करते हैं कंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखते हैं वहां पे। अब चूंकि वहां पे मैंने दूसरा लिखा था क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल था, यहां पे जो रिटायर होगा उसके आगे एडजस्टमेंट गुडविल इन गेनिंग रेशियो में बांट देना है। एडजस्टमेंट के बाद गेनिंग रेशियो लिख देना है, क्योंकि हमने उसकी ख्याति को प्राप्ति अनुपात में क्या किया है? बांटा हुआ है। तो गेनिंग रेशियो लिखना है आपको। क्या लिखना है? केवल आपको गेनिंग रेशियो लिखना है। तो बीइंग विमल एडजस्टमेंट इन गेनिंग रेशियो। इसी तरीके से जो अवकाश ग्रहण करेगा उसकी गुडविल एडजस्टमेंट के बाद इन गेनिंग रेशियो लिख देना, ये नरेशन होता। फिर क्या करेंगे? पहला काम है प्राप्ति अनुपात की गणना। हमने प्राप्ति अनुपात निकाला, 7:8 आया। आपको प्राप्ति अनुपात निकालना तो कल ही मैंने बताया था, प्राप्ति अनुपात निकाला है। फिर जिस दिन वो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है उस दिन जो ख्याति दी होगी ना वो फर्म की दी होगी। सर क्या जरूरी है? नहीं, हो सकता है केवल उसकी बस दी हो। तो अगर बेटा विमल बस की ख्याति दी होती तो ये फिर उसका हिस्सा निकालने की क्या जरूरत थी? हमें फर्म की ख्याति से क्या मतलब है? हमें तो उस ख्याति से मतलब है जो विमल को दी जा रही है, क्योंकि प्राप्ति अनुपात की गणना विमल की ख्याति से मतलब है, ना कि फर्म की ख्याति से। अरे नालायक, फर्म की ख्याति में तो कुल ख्याति है, उसमें तो पुराने अनुपात में ही बांट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? जो कि फर्म की ख्याति दी हुई थी इसलिए 3/9 विमल का हिस्सा निकाला, 6000 रुपया आ गया। विमल का हिस्सा कितना आ गया? बोले 6000 रुपया विमल का हिस्सा आ गया। विमल का हिस्सा कितना आ गया? बोले 6000 रुपया विमल का हिस्सा आ गया। फिर क्या करोगे? तो फिर इस 6000 रुपया को, ध्यान समझना, इस 6000 रुपया को अशोक और चंद्रा के बीच में बांटा जाएगा। इस 6000 रुपया को अशोक और चंद्रा के बीच में बांटा जाएगा। अनुपात वही 7:8। अनुपात 7:8। 7:8 में बांटा तो 2800 और 3200 आ गया। 2800 और 3200 आ गया। फिर क्या करेंगे? फिर जर्नल एंट्री करेंगे। अशोक एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, चंद्रा एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू विमल एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पढ़ा नहीं? कंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2800, 3200 और 6000। अब हाथ जोड़ता हूं कि नहीं बना होगा तो फिर बंद कर देना और ये चैप्टर का सवाल नहीं बनेगा। इतना बताने के बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है बाबू, कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है। ठीक ना बच्चा, प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना यार, ठीक है? प्रॉब्लम है। क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट इसका खींचो और एक बार ईमानदारी से इसको अच्छे से पढ़ना। इस वाले वीडियो को 2 बार जरूर देखना,
स्पेशली बोल रहा हूं 2 बार जरूर देखना, तो बहुत मजा आएगा इस वीडियो को जब आप 2 बार देखोगे तो। ठीक है, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसको इसको समझ में आ जाए रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, और अगर बने तो आगे के 1-2 सवाल करना। कल हम लोग 10वां नंबर पढ़ेंगे और 8वां भी पढ़ लेंगे, जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान नहीं हो, आप अपना रिवीजन करते रहो, इधर का आगे का मैं अपना पढ़ाता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और स्नेह इसी तरीके से मेरे प्रति और मेरे टीम के प्रति बना के रखिए। मैं पूरी उम्मीद आप लोगों को पहले भी दिलाया हुआ था और आज भी दिला रहा हूं कि आप लोगों को आपकी सफलता जरूर मिलेगी, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बाय एंड गुड नाइट। टाइमिंग हाँ थोड़ा जल्दी कर दी थी 6 बजे ही, ताकि आपकी क्लास हो जाए। रात में कौन करे, ठीक है, जब टाइम मिल गया कर देंगे। इसके बाद इंग्लिश की क्लास है, उसको भी लेना। बाय एंड गुड नाइट।